कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान जो कि ऑनलाइन टेस्ट 1 हुआ है उसके हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जा कर के आप रजिस्टर्ड करके डेमो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं, जिसका कि बस नॉमिनल चार्ज है 499, जिसमें कि आपको हम कंप्लीट पैकेज यानी PDF, वीडियो लेक्चर्स और 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, 30 ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हिस्ट्री में जो फर्स्ट जो पार्ट था हिस्ट्री का, सोशल साइंस का फर्स्ट टेस्ट का, तो वो कवर करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस अभी आज आपको कवर करूंगा, तो इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चूंकि ये जो टॉपिक है, जैसे अभी एनिशिएंट है, तो एनिशिएंट इसी तरीका से मिडिएवल, बेसिक्स और फिर मॉडर्न, फिर वर्ल्ड, इस तरीका से क्वेश्चन अरेंज किया गया है। तो अगर आप 30 टेस्ट दे लेते हैं तो लगभग कंप्लीट टॉपिक का उसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ प्राचीन इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कादम्बरी किसने लिखा है। तो आपको पता होगा कि कादम्बरी जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला चाणक्य के द्वारा लिखा गया एकमात्र बुक जो कि लोग जानते हैं वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। अश्वघोष, बाणभट्ट, तो चरक संहिता है, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखा गया है, ठीक है। तो कादम्बरी किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने। और यह कहाँ रहता था, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। हर्षवर्धन का यह दरबारी कवि था बाणभट्ट, ठीक है। और इसी ने हर्षचरित की भी रचना की है और कादम्बरी का भी रचना किया, ये याद रखेंगे। कई बार पूछेगा कि हर्षचरित की रचना किसने की है, तो बाणभट्ट ने ही किया है। और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी भी लिखा है। और ये किसके दरबार में दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन के समय में यह दरबारी कवि था, ठीक है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन से क्वेश्चंस जो भी हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इस एनिशिएंट में, और टॉपिक वाइज कवर किया गया है कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, ठीक है। तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, तो उसका दूसरा नाम शिलादित्य रहता है स्टूडेंट्स। हर्ष आदित्य नहीं, भास्कर वर्मन नहीं, विष्णु वर्मन नहीं, क्या रहता है नाम उसका, शिलादित्य, ठीक है। हर्षवर्धन था ये पुष्यभूति वंश का था, ठीक है। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, तो पुष्यभूति वंश कह लीजिए, या इसको वर्धन वंश भी हम कहते हैं। और यह 606 से लगभग 647 ईस्वी सन तक जो है यह मध्य भारत में शासन किया है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम शिलादित्य रहता है। तो ये याद रखना है आपको, शिलादित्य किसका नाम रहता है, तो हर्षवर्धन का, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में ही वेनसांग आया था। हॉफर हर्षवर्धन, हॉफर वेनसांग, ठीक है। तो ये चीनी यात्री आया था, सबसे पहले यहीं पे आया था, हर्षवर्धन के ही शासन काल में आया था। फिर वो जो है पुलकेशिन द्वितीय से जब हर्षवर्धन पराजित होते हैं तो फिर वह पुलकेशिन द्वितीय के पास जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको, हर्षवर्धन का शासन पीरियड में कौन आया था, तो वेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो हर्षवर्धन के द्वारा तो नाटक जो लिखा गया था, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये तीनों जो बुक हैं, हर्षवर्धन एक अच्छा जो है नाटककार भी थे वो, और एक अच्छा जानकार थे, ठीक है। तो एक कवि भी थे वो। तो उन्होंने जो है नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो है ये 3 ग्रंथ जो नाटक है उसकी रचना किया है इन्होंने, ठीक है, हर्षवर्धन। तो याद रखना है आपको कि यह तीनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत आए थे। तो अभी मैंने आपको बताया वेनसांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र रह करके अध्ययन किया था, फिर यहीं पे जो है एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। और यह गौतम बुद्ध के शिक्षा जो भी है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शिक्षा का अध्ययन करते हैं। और फिर जो है ये दक्षिण भारत भी जाते हैं। जब पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं, तब फिर वो ये जो रहते हैं वेनसांग, वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी रहते हैं, ठीक है। तो
याद रखना है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो बार बार मैंने अभी चर्चा किया, पुलकेशी द्वितीय, ठीक है, चालुक्य वंश का था, यह नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र था। ठीक है, पुलकेशी द्वितीय बहुत ही प्रतापी था, इसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो पुलकेशी द्वितीय ने। उसके बाद है, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो ये याद रखना है, लगभग ये 641 ईस्वी के आसपास की घटना है, हर्षवर्धन का समय। तो उस समय जो चीन का जो सम्राट था वो तेजोंग था। कौन था? तेजोंग था। ठीक है, जिसके दरबार में कि हर्षवर्धन ने अपने एक राजदूत को भी भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? ठीक है, तो कन्नौज सभा जो है महायान के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अब देखिए, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटता है। एक आपका बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंटता है, एक आपका हीनयान है, दूसरा क्या है? महायान। तो हीनयान उसको बोलते हैं जो एक गौतम बुद्ध को सन्यासी के रूप में देखते हैं, ठीक है, तपस्वी के रूप में देखते हैं। जबकि महायान क्या करते हैं कि भगवान को गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते हैं और ये मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, तो मूर्ति पूजा महायान में किया जाता है, वो महान समझते हैं, एक तरीका से याद रखना है आपको, वो तपस्वी से बढ़कर के समझते हैं, भगवान के रूप में गौतम बुद्ध को देखते हैं। तो कन्नौज में जो सभा हुई थी वो महायान के लिए, और ये मूर्ति पूजा के लिए बौद्ध धर्म में जाना जाता है। ठीक है, बाद में जाकर के मूर्ति पूजा जब गौतम बुद्ध का होने लगता है तो महायान शाखा के ही जो लोग रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, चूंकि हर्षवर्धन जो था सहिष्णु सम्राट था, इस कारण से जो है वो हिंदू और जो भी बौद्ध धर्म है सब धर्मों का वहाँ पे संरक्षक करता था, और जो है वहाँ पे सभा भी आयोजन करता था सभी धर्मों का। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद नागनाद किसकी रचना है? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 हर्षवर्धन की। ठीक है, हर्षवर्धन की रचना ही नागनाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने ये बेसिक क्वेश्चन उठाया है प्राचीन भारत का। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म आपको पता होगा 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली, या कुंड ग्राम भी लिखा रहेगा। ठीक है, कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। ये 72 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ठीक है, 72 वर्ष ये जीते हैं। तो ये याद रखना है आपको, 540 ईस्वी पूर्व में जन्म, कुंड ग्राम वैशाली जो कि बिहार में ही है, और इनके बचपन का नाम वर्धमान रहता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि गौतम बुद्ध के ये लड़का थे, ऐसी बात नहीं है। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला माता का नाम और पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम याद रखेंगे यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एकमात्र पुत्री थी, उसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी, या प्रियदर्शी भी रहता है, और इन्हीं का दामाद था जामली, या कहीं कहीं जमाली भी लिखा रहता है। ठीक है, जामली या जमाली कहीं लिखा रह सकता है। तो इनका दामाद था जिसको इन्होंने ज्ञान दिया था। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनता है यहाँ पर। तो सबसे पहला, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में ही है। उसके बाद ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए, जो 22वें तीर्थकर रहते हैं उनका और ऋषभ देव का जो है यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, तो अरिष्टनेमी जो है वो 22वें तीर्थकर रहते हैं। ठीक है, अरिष्टनेमी जो है, अरिष्टनेमी वो 22वें तीर्थकर रहते हैं जैन धर्म के, और ऋग्वेद में इसकी चर्चा है और ऋषभ देव की चर्चा है। ठीक है, तो ये दोनों, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ये चारों ऑप्शंस इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो अभी हमने आपको बताया, जामली जो उनका दामाद रहता है वही उनका प्रथम शिष्य था, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, उसके बाद है, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो यशोदा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना है आपको, यशोधरा गौतम बुद्ध थी, धरा जिसमें लगा गौतम बुद्ध, यशोदा किसकी पत्नी का नाम है? महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए। उसके बाद महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी जंत्रिक कुल से संबंधित थे। किस कुल से संबंधित थे?
जंत्रिक कुल के से संबंधित थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। जितने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हुए सब क्षत्रिय थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, अभी मैंने आपको चर्चा किया। पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, आपको बताया ही। चलिए, महावीर को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण यानी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेना ही महापरिनिर्वाण कहलाता है। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है पावापुरी, जो वैशाली है पावापुरी, ठीक है, यहीं पे जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुआ था? सॉरी, पावापुरी में, वैशाली में नहीं, ये पावापुरी अलग है। तो पावापुरी में इनका जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी इनको मुक्ति मिली, यानी कह सकते हैं इनको मृत्यु प्राप्त हुआ, जो भी है, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय जैन संगति कहाँ की गई थी? ठीक है, तो द्वितीय संगति जो है यह हुआ था बल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में। अब कितना ईस्वी में हुआ था? तो 512 ईस्वी सन में हुआ था, ठीक है। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग में यह जो है धर्म फैला, व्यापारी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा इसको मानते हैं। और इसी में 12 अंग, जो कि उसके 12 अंग यानी चैप्टर कह लीजिए, और जैसे अध्याय और जो उपाध्याय जिसको बोलते हैं उपांग, वही है 12 जो है अध्याय और 6 उपांग, ठीक है, उसी का पाठ होता है। तो इसका निर्माण हुआ। अंग मतलब यहाँ शरीर का पाठ नहीं है, बल्कि उस ग्रंथ का, उस जो भी उनकी शिक्षा है उसके 12 अंग हैं, 12 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो मीर ए बहार। उसको क्या कहा जाता था? मीर ए बहार कहा जाता था। वो बंदरगाह का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ऐसे मुगल काल में शुरुआती दौर में तो बहुत कम जो है बंदरगाह का यूज हुआ है, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए हैं तो इसका यूज होने लगा है। तो मीर ए बहार था वो अधिकारी। कौन था? तो मीर ए बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो उस समय MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पगला बादशाह भी बोलते हैं इतिहास में। ऐसे यह पगला था नहीं, लेकिन इतिहासकार इसको तुलना करते हैं, क्योंकि इसने जितनी भी योजना लाई थी वो सारा योजना इसका असफल रहा। जैसे इसने नोट जारी किया था, नोट उस समय मुद्रा का प्रचलन, इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, वो भी फेल हो गया था। इसने जो है ये मिस्र के राजा के साथ मिलकर के उधर आक्रमण करने का भी सोचा, लेकिन वो भी फेल रहा इसका। और फिर इसने दिल्ली से जो है दिल्ली की राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद किया, वो भी असफल रहा। फिर इसको दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा, इस कारण से इसको पगला बादशाह भी कहते। उस समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। और हरिहर और बुक्का कितना ईस्वी में किए थे? तो 1336 ईस्वी सन में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक थे। MBT भी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इनको। उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो वो राजा जो थे वो जयसिंह सिद्धराज थे, ठीक है। वो राजा कौन थे? राजा जयसिंह सिद्धराज थे, और वो चालुक्य, गुजरात के चालुक्य वंश के ये शासक थे, ठीक है। और ये जो थे सहिष्णु राजा थे। सहिष्णु यानी सभी धर्मों को, सहिष्णु हम बोलते हैं इसको, सहिष्णु राजा यानी सभी धर्मों को ये मानते थे। और जो है इन्होंने मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं उस समय दान दिया था, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C, जिसको वहां पे आपने किया होगा। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहां पर है बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुफर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ठीक है। तो यूसुफ आदिल शाह जो था वह बीजापुर, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था। इसका ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर C, यूसुफ आदिल शाह जो था बीजापुर का था और वह जो है आदिल शाही वंश का था। तो ये अहमदनगर की स्थापना इसने नहीं की है, ठीक है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा भारतीय हिस्से थे? मुसीरी, तोंडी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो मुसीरी और तोंडी दोनों जो थे वो दक्षिण भारत के उस समय मुगल कालीन समय में पश्चिमी तटीय भाग थे, भारतीय हिस्से थे। अब है मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता, आपने सुना होगा, मोरक्को यात्री थे, ठीक है। और यहाँ आकर के 8 वर्ष रहते भी हैं और दिल्ली में काजी का पद भी संभालते हैं। तो कौन आए थे? तो मोरक्को निवासी थे वो। कहाँ, किस देश से आए थे? मोरक्को। इब्न बतूता, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? तो देखिए, सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान से उसने युद्ध नहीं किया है, बल्कि उससे पहले भी अन्य राजा से भी युद्ध किया था, और वो राजा थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम जो कि सोलंकी शासक थे, सोलंकी वंश के राजा थे, उसने युद्ध किया था उनके साथ, यानी मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया था भीमदेव प्रथम के साथ, और भीमदेव प्रथम ने इसको बंदी बना लिया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया। उसके बाद जो है यह मोहम्मद गोरी बार बार भारत पे आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया है अंत में। ठीक है, तो 1178 ईस्वी की घटना है, यह याद रखना है। तो कई बार पूछेगा मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम किसे हराया था, तो बहुत लोग मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन गलत है। क्या हो जाएगा? भीमदेव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? देखिए, एक सबसे ज्यादा प्रतापी राजा वहां पे राजा राज चोल प्रथम थे। ठीक है, और राजेंद्र चोल भी थे, लेकिन ये बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपने 12,000 जो है समुद्री सेना के साथ मालदीव, श्रीलंका जैसे देश पे भी आक्रमण करके वहां से जो है बहुत सारे जो लोगों को गुलाम बना करके जो है दक्षिण भारत ले आए थे। तो बहुत प्रतापी राजा थे राजा राज चोल प्रथम। ठीक है, तो मालदीव पे विजय राजा राज चोल प्रथम ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई है स्टूडेंट्स, वो अहमदनगर में हुई है। कहां हुई है? अहमदनगर में हुई है। कितना ईस्वी में? तो 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। और उस समय वो 88 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 88 वर्ष के थे। पूरा एग्जैक्ट डेट 20 फरवरी 1888। ठीक है, ये कट्टर इस्लामिक थे। ठीक है, इनका मृत्यु जो है अहमदनगर में हुआ था। और ये शाहजहां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इसको याद रखने के लिए भजसा हम याद रखें, BHAJSHA, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? तो अकबर ने 1601 से 2 ईस्वी के बीच में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो और किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय, गुजरात को जब अकबर ने जीता था, और अकबर धर्मनिरपेक्ष राजा थे और सबसे ज्यादा मुगल कालीन शासक में इन्होंने ही शासन किया था। ये अनपढ़ थे, लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि इन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया है, और इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा राजपूत जो है इनके सेना में थे। ठीक है, मान सिंह इन्हीं के समय में थे। ठीक है, सेनापति। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो 1602 ईस्वी में। किसके याद में? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, फतेहपुर में के सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा अकबर ने जो बनवाया है वो गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानी थी? ठीक है, तो विक्रमपुरी और विजयपुरी विजयसेन, विजय से विजयसेन याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और यह सेन वंश के शासक थे, जो कि एक बंगाल का राजवंश था। सेन वंश कहां पे? फलाफुला, तो बंगाल का था। लेकिन इसने जो है विक्रमपुरी और विजयपुरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो विजयसेन सेन वंश के शासक थे, बंगाल का यह एक वंश था। जब मुगल काल के उत्तर समय में, उत्तर मुगल काल में देखेंगे, जब जो है केंद्रीय शक्ति की कमी होती है प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है, जब मध्य में जो हर्षवर्धन का जो है पीरियड जाता है, उसके बाद जो है बीच में जो है पाल, लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास जो है बंगाल के शासक, पाल वंश के शासक लोगों का भी पूरे भारत में वर्चस्व बनता है। तो उसी समय जो है ये राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गहरवाल वंश की स्थापना किसने की? तो गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था, और यह 1114 ईस्वी में। ठीक है, 1114 से 54 में रहे हैं। ठीक है, 1114 से 54 ईस्वी में रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की थी। तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और इसलिए मैंने इसको
डाला है क्योंकि अब जो एग्जाम अगर आपका होगा तो उसमें क्वेश्चंस लेवल के पूछे जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस सिर्फ हिस्ट्री के रहेंगे तो क्वेश्चन डीपली और लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉडरेट रह सकते हैं, इजी नहीं रहेगा। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था? तो आपको पता ही होगा, जयचंद जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ है 1194 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद मारा जाता है और जयचंद ने ही जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज को हराने में मदद भी किया था, ठीक है। और इसी की लड़की थी बेटी जो है संयोगिता, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान शादी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी? ठीक है, तो छत्रसाल की मदद की थी। छत्रसाल जो है बंगस खान द्वारा हार जाने के बाद बाजीराव पेशवा ने जो है छत्रसाल का मदद किया था, ठीक है। अब है श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? तो श्रीहर्ष जयचंद के दरबारी कवि थे, ठीक है। जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी का मदद किया था। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल प्रथम। कहाँ के थे? तो राजशेखर एक बहुत अच्छे कवि रहते हैं, ठीक है। तो महेंद्रपाल प्रथम। देखिए यहाँ पे हमने जो प्राचीन उत्तर प्राचीन कह सकते हैं काल का, जो कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिया है, और इसके अलग सेट में जो है मैंने इससे पहले वाले घटना जो भी है उसको लिया है। इस तरीका से हमने 30 जो टेस्ट बनाए तो उसमें सब पोर्शन को कवर किया है, ठीक है। जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटो का प्लेटो जो कहा जाता है वह सूरजमल को कहा जाता है, ठीक है। सूरजमल जो है 1756 से 1763 ईस्वी तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। किस का? तो जाट राजवंश का राजा था और इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। किसे? तो सूरजमल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और वो कहाँ किया था? ठीक है, खिलाफ कहाँ विद्रोह किया था? तो मथुरा में, याद रखना है। 1669-70 में जो है गोकुला जाट ने औरंगजेब का विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, वो हिंदू के मंदिरों को तोड़ रहा था और हिंदुओं को नष्ट कर रहा था, मार रहा था, तब इसने विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो उसका नाम था शंकरन नायर, ठीक है। इसने जो है कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अब है नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। और जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जब लोग एकत्रित हुए थे तो जनरल डायर ने इन पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो यह सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, डीपली क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिया है। इस लेवल का आप तैयारी करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका वहाँ 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ें एनसीईआरटी बुक कर, वहीं से क्वेश्चंस ये लिए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था और 27 फरवरी 1931 को इनकी जो है इलाहाबाद में जो है मुठभेड़ में ये मारे गए थे। तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को जन्म, और मृत्यु जो हुआ है वो हुआ है 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। आज़ाद हिंद जो हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। बाद में भगत सिंह भी इन्हीं के ये जो है टीम के सदस्य बनते हैं, इन्हीं का जो दल रहता है क्रांतिकारी दल, उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड जो है मेयो के समय में हुआ है, लेकिन जो है व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 से हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 1872 दिया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किन्होंने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, याद रखना है आपको, अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई, सॉरी कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, तो ये तो किया गया ही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, माई ट्रूथ, ये माई ट्रूथ नहीं किया गया है। ठीक है, हिंदू स्वराज। ठीक है, इनकी पुस्तक जो है हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है, जिसकी रचना 1909 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ जो है वो किया गया था, लेकिन ये माई ट्रूथ नहीं किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना? तो बंगाल का विभाजन, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, इसी के विरोध में तो वहां पे लोग जमा हुए थे, तो रॉलेट एक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मिंटो मार्ले सुधार, तो 1919 में आता है, लेकिन इससे पहले रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, 1919 में। ठीक है, चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण बनता है? तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ है 1920-21 के आसपास हुआ है। तो इसमें जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि तुर्की हार जाता है, तो वहाँ के खलीफा के पोस्ट को हटा दिया जाता है। तो भारत के भी मुसलमान जो रहते हैं वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि तुर्की में जो क्या होता है, ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता नहीं, तुर्की में क्रांति। ठीक है, तो क्या होता है कि तुर्की में क्रांति होता है और फिर वहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और जो है फिर तुर्की की सरकार ने जो है खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा जो आंसर यही है, तुर्की में क्रांति जो होती है। ठीक है, तो जिसका सरकार के विरोध में होता है, तो फिर वहाँ पे नया सरकार जब बनता है तो फिर खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद का गठन किया। मंत्रिपरिषद का क्या नाम था? अष्टप्रधान, सभी लोग जानते ही होंगे अष्टप्रधान। और यह इस बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये सब मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसान नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है हाई लेवल अच्छे से। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपनाम दिया गया? ठीक है, होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, 1908 में उनकी गिरफ्तारी। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, तो उसी के बाद इनका नाम लोकमान्य पड़ता है। तो होम रूल आंदोलन, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप भाग लिया? राजा अरविंद सिंह नहीं, राजा हरि सिंह नहीं, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, ये जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, और ये जो है अफगानिस्तान जा कर के इन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध किया है। तो राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप 1915 में अफगानिस्तान गए थे और इन्होंने जो है क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है इसी के रास्ते ये लोग यूरोप जाना चाह रहे थे, रूस वगैरह। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने किया था। तो याद रखना आपको, राजा महेंद्र प्रताप। उसके बाद है करजन विली की हत्या मदन लाल धिंगरा। इस बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि करजन विली की हत्या किसने की थी। ठीक है, तो मदन लाल धिंगरा ने लंदन में जाकर के किया था। वो क्या थे? करजन विली क्या थे? तो वो भारत सचिव के सलाहकार थे। कौन थे? तो भारत सचिव के सलाहकार थे। और भारतीयों पर जो अत्याचार उनके समय में हुआ था उसी का प्रतिशोध लेने के लिए जो है मदन लाल धिंगरा लंदन जा करके इनकी हत्या किया था। ठीक है, तो हिम्मत की बात है। सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार पाशुमती का संपादन किसने किया था?
तो बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष ने सबसे पुराना बंगाली दैनिक अखबार का बासुमती का संपादन किया था, ठीक है। और ये अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, ठीक है, याद रखना है, अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरें, और यह जानने के एकमात्र तरीका स्वयं मरना है। इसलिए मैं शहादत की महिमा, एक सेकेंड, शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा। तो यह जो कथन है किनका है? तो यह कथन मदन लाल ढींगरा का है, ठीक है, जिन्होंने लंदन जाकर के विली की हत्या की थी, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा, ठीक है, तो यह कथन मदन लाल ढींगरा का है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये लगभग लोगों को पता होगा, ज्योतिबा फूले ने ही गुलामगिरी जो है लिखा है, और वह दास प्रथा के विरोधी थे, और जो भी ईबीसी एक्सटेंडेड अत्यंत पिछड़ा जाति के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। ये खुद माली थे, माली वर्ग में आते थे फूले, इसीलिए इनका टाइटल है। 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था, ठीक है। तो विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है, ये याद रखना है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अब ज्योग्राफी आ गया, तो 50 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के कवर होते हैं इस वीडियो लेक्चर में। इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर वीडियो जारी रखिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन अब जब भी होगा तो ऑनलाइन होने की संभावना है। अभी संभावना इसलिए क्योंकि 15 जुलाई को इसका निर्णय आने वाला है, और चांस बन रहा है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम फिर से होने का। बहुत लोग खफा हो जाते हैं जब मैं ये बात बोलता हूँ, खफा नहीं होइए स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो सरकार है, सरकार जो चाहेगी वही होगा, और सरकार चाह रही है कि इस एग्ज़ाम को दोबारा लिया जाए। अब चाहे रीजन जो भी हो, चाहे या तो जो पहले एसटीटी हुआ उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा वो ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे होंगे, हो सकता है इस कारण से भी इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया। दूसरा रीज़न ये भी है कि सिलेबस जो थे वो फॉलो नहीं हुआ था, विद्यार्थी लोग का, स्टूडेंट्स लोग का ये कहना था। और जो लोग अच्छे मेहनत करके गए थे, चारों सब्जेक्ट पढ़ के गए थे, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है, वो लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आवे, और हम भी चाहेंगे कि रिजल्ट जितना जल्दी हो सके आ जाए। अगर नहीं आने का है तो इस केस को लंबा खींचा नहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स के हक में। चूँकि अगर इस केस को ज़्यादा लंबा खींचा जाता है तो यह एग्ज़ाम इस पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ तो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में स्टूडेंट्स आपके 4-5 साल बीत जाएंगे एग्ज़ाम करवाने में, ठीक है। तो जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसको आप लोग या जो भी स्टूडेंट्स संघ हैं उसको जल्दी से, अगर एग्ज़ाम दोबारा होना है तो उसको जल्दी से एग्ज़ाम करवाने का प्रयास करवाइए, ठीक है। ये नहीं कि टाइम खींचिए। देखिए, सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी कोर्ट में ये देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो हर हमेशा जीत रही है, ठीक है। सरकार जो अन्य स्टूडेंट्स की बातों को नहीं मान रही, चाहे आप दरोगा परीक्षा को लेकर के आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आंदोलन स्टूडेंट्स ने किया, लेकिन सरकार की जो मंशा हुई और हो रही है वही कर रही है, ठीक है। तो सरकार एजी को बुला रहा है 15 जुलाई को, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसा मानना है मेरा कि एग्ज़ाम दोबारा ही लेगा सरकार, और इसलिए आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप रिजल्ट के इंतज़ार में रहें और रिजल्ट नहीं आया और एग्ज़ाम अगर 1 महीने के अंदर फिर हो जाए तो आपका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी दिखेगा। अब पहले वाला बात नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, और इस बार जब एग्ज़ाम होगा तो आपके डीपली नॉलेज वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल, उस बार 25 क्वेश्चन ही हिस्ट्री के थे या उससे भी कम थे,
तो क्वेश्चंस का लेवल उतना टफ नहीं पकड़ाया था, लेकिन अब जब होगा तो टफ होंगे। अब जो है आपको 90 नंबर से 100 नंबर लाना मुश्किल हो सकता है। इस बात को समझिए और पढ़ाई में लगे रहिए, जो होना होगा। और हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। हम भी ईश्वर से, भगवान से कामना करते हैं कि आपका रिजल्ट आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है, दिन रात मेहनत करके स्टडी किया है, ठीक है। और हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के जो रवैया है उसको देखते हुए आप तैयारी जारी रखिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।